जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो एक बहुत बेहतरीन शानदार टॉपिक जो कहीं ना कहीं आपसे पेपर में पूछा जाता है। अगर पॉलिटी के प्रश्न आते हैं पेपर में तो बच्चे एग्जामिनर चाहता है कि बच्चे यहाँ से प्रश्न बनाए जाएँ, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएँ। वो भारत के संविधान का भाग 3, वो फंडामेंटल राइट्स जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में आज बिल्कुल बेसिक आपको समझाऊंगा। धीरे धीरे 3 या 4 क्लास में मैं इसको खत्म कर दूंगा। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, जीरो से समझेंगे और बच्चे कैसे कैसे प्रश्न टॉप में पूछे गए हैं और कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, शुरुआत करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। शुरुआत करते हैं बच्चे फंडामेंटल राइट्स की। देखिए जरा, फंडामेंटल राइट्स मैंने लिखे हैं, बिल्कुल आसानी से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। सब कुछ आपको समझ में आएगा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप सब जानते हैं जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग किस में मिलेंगे बच्चे? आपको 3 में मिलेंगे, आप सब जानते हैं। अगर हम गणना के अनुसार बात करते हैं भाग की संख्या कितनी है बच्चे, जो हमारे संविधान में पार्ट हैं वो 25 भाग हैं। उनमें से जो भाग 3 है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग है। अगर एग्जामिनर भी चाहता है कि मुझे एग्जाम में क्वेश्चन रखना है वो भी पॉलिटी से, तो सबसे पहले उसकी सोच होगी कि वो कहां से प्रश्न रखे, मौलिक अधिकार से प्रश्न रखे, फंडामेंटल राइट से प्रश्न रखे, और रखा जाता है पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरी बात, ये हमें मिले हुए अधिकार है, तो एग्जामिनर भी चाहेगा कि जनता को जो मिले हुए अधिकार हैं उनके बारे में जनता जानती है नहीं जानती है, पहले बात उन्हीं से कर लेते हैं, उन्हीं से कर लेते हैं। तो गणना के अनुसार भागों की संख्या कितनी है बच्चे? 25 है। तो आप बताओगे भाग 3 में इनकी चर्चा होती है, भाग 3 में इनकी चर्चा होती है। सर आर्टिकल बताइए, आर्टिकल की संख्या क्या है? आप वो सर 12 से 35 तक है, 12 से 35 तक है। आगे क्या लिखा है सर? फंडामेंटल राइट्स लिखा है। वर्तमान संख्या आप बताओगे सर इनकी 6 है। इससे पहले इनकी संख्या कितनी हुआ करती थी? 7 हुआ करती थी। नीचे देखेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है, 1978 में होता है। आप बताओगे सर संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। आपको कहना है सर वो आर्टिकल 31 में उसकी चर्चा होती थी और साथ में 300 के में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। 31 हम कहेंगे सर इसको समाप्त कराया, इसको हटाया गया, और 300 के में इसको क्या कर दिया गया बच्चे? रख दिया गया है संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को। यानी इनकी संख्या कितनी है आप बताओगे सर? आज वर्तमान में 6, और जब मूल संविधान बना तब इनकी संख्या कितनी थी? आपको सर 7 थी। इधर जरा, आपसे पूछेगा संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, तो आप कहोगे सर मौलिक अधिकार को ही क्या कहा जाता है, या पार्ट 3 को ही क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ब्रिटेन में ब्रिटेन के अंदर जो ब्रिटेन के लोगों को सबसे पहले अधिकार प्राप्त होते हैं तो वहां के लोगों ने उन्हें मैग्ना कार्टा कहकर पुकारा। तो ऐसे ही हमारे लिए हमें प्राप्त अधिकार हैं, तो आप बताओगे सर हमने भी इन्हें क्या कहा कि हमारे संविधान का अगर मैग्ना कार्टा कोई पार्ट है तो भाग कौन सा है बच्चे? आपको सर वो भाग 3 है। ये बात आपको समझनी है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछेगा बताइए इसका सोर्स क्या है? सोर्स मतलब इन्हें हमारे भारत के संविधान में हमारे जरूरत के अनुसार कहां से लिया गया है, कहां से रखा गया है? तो आप बताओगे सर इन्हें अमेरिका के संविधान से। मतलब जैसे अमेरिका के संविधान में लोगों को अधिकार प्राप्त है, एज इट इज ऐसे तो हमने नहीं रखे हैं, अपनी सुविधा के अनुसार हमने रखे हैं। तो आप बताओगे सर इन्हें लिया कहां से गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के हम ही कह सकते हैं बच्चे, कांग्रेस की और लगातार मांग या भारतीय जनता की मांग लगातार थी कि हमें भी हमारे मौलिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। अब ये मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हुए तो हमने अपने अनुसार इन मौलिक अधिकारों को रखा है, मौलिक अधिकारों को रखा है। दूसरी बात आगे करते हैं बच्चे, आगे करते हैं इनकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति इनका नेचर कैसा है? तो आप बताओगे सर ये नकारात्मक भी है, कहीं ना कहीं ये सकारात्मक भी है। नकारात्मक का मतलब क्या होता है, सकारात्मक का मतलब क्या होता है? अगर बच्चे हम देखते हैं, जब मैं आपसे नकारात्मक की पूरी पॉलिटी में कहीं बात करूंगा तो आपको समझना है कि जब सरकार के हाथों को बांधा जाता हो, जब सरकार को मना करा जाता हो कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो वो एक प्रकार की नकारात्मक नेगेटिव विचारधारा है। हम कहेंगे सर वहां हम नेगेटिव शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जहां सरकार को यह कहा जाए कि आप इस कार्य को कर सकते हैं, आप इस विधि को इसके लिए बना सकते हैं, तो हम कहेंगे बच्चे वहां पॉजिटिव विचारधारा, या हम कहेंगे बच्चे वो पॉजिटिव कहीं ना कहीं सरकार के लिए पॉजिटिव है। ये नेगेटिव पॉजिटिव आपको कहना है सर सरकार को हम देखते हुए कहेंगे। अब आप ये कहोगे सर यहाँ नेगेटिव का मतलब क्या है कि सरकार इन पर कोई ऐसी विधि, ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिनसे ये समाप्त होते हो बच्चे, समाप्त होते हो, लेकिन कुछ समय के लिए इन्हें निलंबित करा जा सकता है। तो आप कहोगे सर कुछ तो सकारात्मक है, कुछ ये पॉजिटिव है, लेकिन अधिकतम ये कैसे हैं बच्चे? नकारात्मक हैं। बस सीधी सी बात आपको याद रखना है कि प्रकृति इनकी
की पूछी जाए तो नकारात्मक और बच्चे कैसी है, सकारात्मक है। कोई आपसे पूछे कि पॉलिटी में नकारात्मक का मतलब क्या है तो आप बताओगे जहां सरकार को मना करा जाता हो, जहां सरकार के हाथों को बांधा जाता हो। इतनी बात आपको याद रखनी है। आगे आइए जरा, विधिक स्वरूप कैसा है? विधिक मतलब सर इसका कानूनी स्वरूप कैसा है? क्या हम अगर हमारे अधिकारों को छीना जाता है क्या हम कोर्ट जा सकते हैं? आपको सर बिल्कुल कोर्ट भी, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों को लेकर कि हमारे मौलिक अधिकारों से हमारे मौलिक अधिकारों को हमसे छीना गया है या हमारे लिए ऐसी विधि बनाई गई है जिस विधि से बच्चे हमारे मौलिक अधिकार कम हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई मैं बैठा हूं आपके लिए, क्यों परेशान होते हो? इनका संरक्षण, इनका प्रोटेक्शन मेरे पास है, मैं आपके मौलिक अधिकारों को लगा कर दूंगा, इनको मतलब लागू करके दूंगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके लिए खड़ा हुआ हूं। तो आप कहोगे सर इनका संरक्षण किसके पास? मौलिक अधिकारों का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट के पास। हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हमारे मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो इसका मतलब है ये कैसे होते हैं सर? परिवर्तनीय होते हैं। ये कैसे होते हैं? इन्फोर्सेबल होते हैं, ये न्याय योग्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन्हें लागू करा कर देगा या कोर्ट इन्हें लागू करेगा बच्चे, ये न्याय योग्य होते हैं। बात समझ में आ गई आपको? सर बिल्कुल समझ में आ चुका है, यहां तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे ये जरा, आप ये कहोगे सर आज वर्तमान में 6 हैं, तो बताइए 6 कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? ये 14 से 18 तक आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आप कहोगे सर बिल्कुल। धार्मिक, आप देखो सॉरी, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 देखेंगे। आगे हम एक एक अधिकार को अच्छे से पढ़ेंगे, वहां आपको विस्तार से समझाया जाएगा। अभी केवल मोटा मोटा समझते हैं भाई कौन सा अधिकार कहां है, कितने आर्टिकल के बीच में देखने के लिए हमें मिलता है। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आगे बच्चे शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आगे बात करेंगे संस्कृति और शैक्षणिक या शैक्षिक अधिकार। आपको होगा सर 29 से 30, यानी कहीं ना कहीं हम बात करते हैं जब माइनॉरिटी की बात करते हैं। आगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। आर्टिकल 32 सर ये 14 से 18 से स्टार्ट होते हैं और आपने कहां खत्म कर दिए? 32 में खत्म कर दिए। तो सर ये बताइए 12 में क्या है? अभी बात करेंगे। 13 में क्या है? ये भी चर्चा करेंगे। 34 में क्या है? ये भी चर्चा होगी। 33 में क्या है? बच्चे सब कुछ चर्चा करेंगे, बस आप टिके रहना, आप जुड़े रहना, क्योंकि एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जो आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा, आगे चलते हैं बच्चे। आगे तो आपसे पूछेगा बताइए फंडामेंटल कैसे होते हैं? तो मैंने अभी आपको समझाया था, इधर देखिए जरा, ये फंडामेंटल राइट्स नागरिकों के दावे हैं, ना कि सरकार के दावे हैं। आपको सर ये हमारे दावे हैं, ये हमें प्राप्त हैं, हमारा मौलिक अधिकार का भाग 3 हमें ये देता है। और इसका संरक्षण किसके पास? हमारे माई बाप यानी सुप्रीम कोर्ट के पास है बच्चे, सुप्रीम कोर्ट के पास है। आइए जरा आगे चलते हैं, है ना। हम कहते हैं सर फंडामेंटल कैसे होते हैं? क्या ये सर सीमित है, ये लिमिटेड है? बिल्कुल सर, हम इनका प्रयोग, है ना, हम ये कह सकते हैं बच्चे संवैधानिक रूप से कर सकते हैं। तो ये सीमित होते हैं, ना कि असीमित होते हैं। ये कैसे हैं बच्चे? लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास ये अधिकार है तो हम इनका प्रयोग कैसे भी कर सकते हैं, ना, हम कहेंगे सर कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। ये कैसे होते हैं बच्चे? लिमिटेड होते हैं। 2 बात आपको समझ में आ चुकी होंगी। आगे जरा आगे बात करते हैं। आगे आपसे पूछेगा मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। मैंने आपसे कहा ना, ये प्रश्न एज इट इज ऐसे पूछा गया, ऐसे पेपर में पूछा जाता है। क्या मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है? आपको सर मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन फंडामेंटल राइट्स आप कहोगे सर कुछ समय के लिए निलंबित करे जा सकते हैं। तो आपसे पूछता है कि ये परमानेंट होते हैं? आप कहोगे सर ये अस्थायी होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। निलंबित का मतलब होता है बच्चे कुछ समय के लिए इन्हें क्या करा जा सकता है? सस्पेंस करा जा सकता है। आप कहोगे सर, है ना, सस्पेंशन करा जा सकता है, तो कुछ समय के लिए इन्हें बच्चे हम कह सकते हैं हटाया जा सकता है। जैसे आपातकाल देश में लगा हो तो 20 और 21 को छोड़कर आप सबको पता है और अधिकार हमसे छीने जा सकते हैं, निलंबित करे जा सकते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन बच्चे आप ये कहोगे सर इन्हें, क्या लिखा हुआ देखो इधर देखिए जरा, इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। पेपर में पूछा जाता है, आपसे पूछेगा ये सीमित हैं सर या असीमित हैं? आप कहोगे सर ये सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं। आगे ये जरा, ऐसे आपको आर्टिकल बताने हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हो। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो? भारतीय नागरिकों को प्राप्त हो, मतलब पहले ये समझना है, एक तो विदेशी नागरिक हो गए, एक भारतीय नागरिक हो गए। मतलब सर वो आर्टिकल बताइए जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, उसमें विदेशी का कुछ लेना देना नहीं है। अब कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त हैं और विदेशियों को भी प्राप्त है। मतलब सर जैसे हम भारतीय लोग हैं तो हम विदेशी के साथ भी शामिल होंगे और अपने आप में हम अलग भी रहेंगे, वो केवल हमें प्राप्त हैं, उसमें विदेशी का कोई लेना देना नहीं है। तो आपको सर कौन से हैं? एक तो 15 और 16 याद रखना, बीच में 19 याद रखना, फिर 29 30 याद रखना। बोलिए जरा एक बार और, 15 16 आप याद रखोगे,
19 आप याद रखोगे, 29 और 30 आप याद रखोगे। फिर से बोलिए 15 16, फिर बीच में बच्चे 19, फिर लास्ट में 29 और आप कहोगे सर 30। ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आप कहोगे सर इधर आइए जरा, उसमें विदेशी का कोई लेना देना नहीं है। आप इधर आइए, भारतीय प्लस विदेशी नागरिक, मतलब सर भारतीय लोग यहाँ भी हैं, भारतीय लोग वहाँ भी हैं, भारतीयों को तो प्राप्त सारे ही हैं। अब ये कहोगे सर सारे भारतीय लोगों को प्राप्त है, लेकिन सर कुछ ऐसे हैं जिनमें विदेशी भी शामिल हैं, वो कौन से हैं? तो आप बताओगे सर इसमें जो बचे हुए हैं जैसे 14, 20, 21, 21 के 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये विदेशी प्लस भारतीयों को प्राप्त है। जैसे बच्चे 15 हम कहते हैं कि 5 आधारों पर सरकार क्या कर सकती है ना? सरकार नहीं कर सकती क्या बच्चे? अगर कोई नीति बनाएगी सरकार तो आर्टिकल 15 में 5 आधार दिए गए हैं कि उसके आधार पर भेदभाव नहीं करे जा सकते, भेदभाव नहीं करा जा सकता। तो आप कहोगे सर नीति बनाना नहीं कहेंगे हम इसमें ना, ये कहेंगे सर आर्टिकल 15 में 5 आधारों पर भेदभाव नहीं हो सकता, 5 आधारों पर भेदभाव नहीं हो सकता। क्या सर हम विदेशियों के साथ भेदभाव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आर्टिकल 15 16 हम कहेंगे सर केवल हमें प्राप्त है, ऐसी 19, ऐसी 29 और ऐसी 30 बच्चे, ऐसी 30। तो ये कैसे होते हैं बच्चे? सीमित होते हैं। नागरिकों के दावे हैं, भारतीय नागरिकों को प्राप्त कौन से हैं? 15 16, 19 29 30, विदेशी को ये प्राप्त है। आइए जरा यहाँ बात करते हैं, है ना। 17 आप सब जानते हैं सर अस्पृश्यता का अंत। 23 24 आप सबको पता होगा सर इसमें किसके बात में? शोषण के बारे में लिखा हुआ है 23 24 में। इनमें दंड का प्रावधान करा गया है बच्चे, सजा का प्रावधान करा गया है। ये आर्टिकल राज्य एवं निजी व्यक्ति से सुरक्षा प्राप्त करते प्रदान करते हैं। मतलब अगर निजी व्यक्ति भी अस्पृश्यता या छुआछूत में कहीं ना कहीं शामिल है, अगर वो भी किसी के साथ छुआछूत करता है तो उससे बच्चे सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसमें दंड का प्रावधान है, इसमें दंड का प्रावधान है। ये बात आप याद रखोगे, ये बात आप याद रखोगे, ठीक है भाई। तो फंडामेंटल राइट्स सीमित होते हैं। आप बताओगे सर फंडामेंटल राइट स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, इन्हें कुछ समय के लिए निलंबित करा जा सकता है, ये अस्थायी होते हैं। कैसे बोलोगे आप? अस्थायी होते हैं। आप बोलोगे सर मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। उधर 17 23 24 में दंड का प्रावधान करा गया है, वो आपको बताने सर जो केवल भारतीयों को प्राप्त हो 15 16 19 29 30 और भारतीय नागरिकों को 7 विदेशियों को ये प्राप्त है। आप कहोगे सर ये प्राप्त है। आगे ये जरा आगे अनुच्छेद 12 की बात करते हैं बच्चे। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? कहानी अनुच्छेद 12 से शुरू होती है, अनुच्छेद 12 से शुरू होती है। तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा करता है, परिभाषा के बारे में चर्चा करता है। क्या कहता है सर अनुच्छेद 12? ये बताता है जब भी हम बात करते हैं ना तो यहाँ बात करी जाती है सर राज्य ऐसा करेगा, राज्य वैसा करेगा, राज्य ऐसी नीति बनाएगा, राज्य वैसी नीति बनाएगा। फिर ये कहा गया बच्चे किसके द्वारा? संविधान के निर्माताओं के द्वारा, कि पहले हम ये समझा दें लोगों को कि राज्य होता क्या है, राज्य शब्द का प्रयोग यहाँ किसके लिए करा गया है। तो आप ये मत समझना जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है, जैसे हरियाणा राज्य है, सर ऐसे राज्य की चर्चा हो रही है ना बच्चे। यहाँ राज्य थोड़ा सा अलग है, उसकी एक व्यापक विचारधारा बताई गई है, उसकी व्यापक हम कह सकते हैं सर परिभाषा बताई गई है, उसको समझते हैं। आर्टिकल 12 पेपर में डायरेक्ट पूछता है, बताइए किसमें किसकी परिभाषा है? तो आपसे पूछेगा आर्टिकल 12 में आपको सर किसकी परिभाषा? राज्य की परिभाषा। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है बच्चे ध्यान से समझना, संसद में संघ सरकार जो कानून बनाएगी तो आप बताओगे सर उसको राज्य बताया गया है, उसको राज्य बताया गया है। राष्ट्रीयकृत कंपनी जो ONGC है बच्चे, LIC भी हम कह सकते हैं, सेल है, 2 बार लिख दिया, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप कहोगे सर जैसे ONGC है, सेल है, LIC है, ये कंपनी अगर ये कोई नियम बनाती हैं, अगर वो ऐसा नियम बनाती हैं बच्चे, मतलब अगर कोई ऐसा नियम बनाते हैं जहाँ मौलिक अधिकारों का हनन होता है, मौलिक अधिकारों को बच्चे कम करा जा रहा है, तो आप कहोगे सर ऐसे नियम वो नहीं बना सकते। तो सरकार अनुच्छेद किसको, मतलब सॉरी अनुच्छेद 12 राज्य किसको कह रहा है? संसद व संघ की सरकार को कह रहा है। राष्ट्रीयकृत कंपनी को नगर पालिका और पंचायत भी बच्चे आपको सर राज्य के अंतर्गत आते हैं, राज्य के अंतर्गत आते हैं। राज्य विधान मंडल और राज्य सरकार इसके अंतर्गत आते हैं। यानी ऐसा कोई भी निकाय जो सरकार से वित्त सहायता प्राप्त करता है, आप बताओगे सर किसके अंतर्गत आता है? आप बताओगे सर ध्यान से सुनना, वो किसके अंतर्गत आता है बच्चे? राज्य के अंतर्गत आता है। अगर आपके आसपास पुलिस स्टेशन है ना, वो पुलिस स्टेशन भी किसके अंतर्गत आता है? राज्य के अंतर्गत आता है। अगर मतलब हम ये कह सकते हैं अगर पुलिस स्टेशन में जो पुलिस अधीक्षक है, पुलिस अधिकारी, अगर वो आपका कार्य नहीं करता है या कोई ऐसा नियम वो बनाता है जिससे आपके मौलिक अधिकार कम होते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपके गांव में प्राइमरी स्कूल आपको सर वो भी राज्य के अंतर्गत आता है। यानी ऐसी कोई भी संस्था जो सरकार से वित्त सहायता प्राप्त करती है, आपको सर वो राज्य के अंतर्गत आती है। तो ऐसा कोई भी निकाय, ऐसा कोई भी बॉडी जो सरकार से वित्त सहायता प्राप्त करती है, वो सरकार
सरकार के अंतर्गत, सॉरी राज्य के अंतर्गत आएगी बच्चे, राज्य के अंतर्गत आएगी। भाई आपके बच्चों को अगर पढ़ने के लिए वो मना करता है तो आपका मौलिक अधिकार है बच्चों को पढ़ाना। आपको सर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सीधा, वो बच्चे को मना कैसे कर सकता है प्राइमरी स्कूल का टीचर? तो आप बताओगे क्योंकि सरकार उसमें पैसे लगा रही है। भाई आपको सिक्योरिटी देने का कार्य है किसका? पुलिस स्टेशन का। हम कह सकते हैं जो आपके आसपास, अगर वो मना करता है तो आप जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि वो आपके लिए क्या है? आप कहोगे सर वो राज्य है, या कोई ऐसा नियम बना दे, ऐसा कोई आपके लिए कानून बनाए, ऐसे गांव की पंचायत हो सकती है, ऐसी गांव की शहर की नगर पालिका हो सकती है, ऐसे ही बच्चे कंपनी हो सकती है, कोई सेल, कोई ओएनजीसी, एलआईसी, राष्ट्रीयकृत जो कंपनी है, संसद व संघ की सरकार, ये सब राज्य के अंतर्गत बताई गई हैं, ये सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। आइए जरा बात करते हैं बच्चे किसकी? आर्टिकल 13 की बात करते हैं, अनुच्छेद 13 की। क्या कहता है? कुछ कानूनों से फंडामेंटल को, जो फंडामेंटल हमारे राइट्स हैं उसको सुरक्षा प्रदान करी गई है कि कैसे इनसे बच्चे सुरक्षा है उस बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या कहता है? इसके बच्चे हम पढ़ेंगे 4 क्लोज। 4 क्लोज कैसे हैं? एक तो 13(1) पढ़ेंगे, 13(2) पढ़ेंगे, 13(3) पढ़ेंगे और 13(4) पढ़ेंगे। ठीक है भाई। ये क्या कहता है? संविधान निर्माण से पहले की विधियों से संरक्षण, यानी संविधान से पहले की जो विधियां हैं उनसे सुरक्षा की बात करी गई है कि अगर कोई भी ऐसी विधि होगी जो किसका हनन करती है, जो किसको कमजोर करती है, हमारे मौलिक अधिकारों को कमजोर करती है, वो स्वतः क्या हो जाएगी बच्चे? समाप्त हो जाएंगे। यह आर्टिकल कौन सा कहता है? 13(1) कहता है। कौन सा कहता है सर? 13(1) कहता है। इस बात को आपको समझने की कोशिश करनी है। आगे आते हैं जरा। 13(2) क्या कहता है? कि संविधान के बाद, संविधान के मतलब लागू होने के बाद, ये लिखा हुआ ना 26 जनवरी, याद रखना 26 जनवरी 1950 से पहले की कोई विधि जो संविधान को कहीं कम करती है, संविधान का बच्चे हम ही कह सकते हैं कमजोर करती है, तो वो बच्चे क्या हो जाएगी? स्वतः समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही अगर 26 जनवरी के बाद की कोई बनी विधि है, अगर वो संविधान को बच्चे हमारे मौलिक अधिकारों को कम करती है, तो वो विधि भी स्वतः क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। 13(3) में फिर ये बताएगा बच्चे, ये बताइए जब विधि है क्या, कानून है क्या, किसकी चर्चा कर रहे हो आप? तो ये 13(3) कहता है विधि शब्द को परिभाषित करा गया है संसद के द्वारा बनाई गई विधि, राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधि, राष्ट्रपति का अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश, 7वें अध्यादेश है ना, कोई परंपरा, कोई रीति रिवाज, ये सब क्या कहलाएंगे सर? विधि कहलाएंगे। मतलब संसद अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं हमारे कम होते हैं तो उसको भी विधि के रूप में समझाया गया है। यह राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अनुसार कोई हम ये कह सकते हैं अध्यादेश जारी करता है, तो वो अध्यादेश ऐसा जारी करा गया है जहां लोगों के मौलिक अधिकार समाप्त होते हैं, तो उसको भी विधि बताया गया है। कोई ऐसी परंपरा है जो बच्चे ध्यान समझना, जो हमारे मौलिक अधिकारों को समाप्त करती है, तो उसे भी क्या बताया गया है? आप बताओगे सर, उसे भी विधि बताया गया है। कोई ऐसा रीति रिवाज होगा, कोई अध्यादेश जारी कराइए, मैंने सब आपको बता दिया। ये 13(3) में बताइए जरा 13(1) क्या कहता है? सोचिए जरा। 13(1) कहता है जब संविधान लागू हुआ उससे पहले की जो भी विधि होंगी वो 13(1) में बताया गया है कि अगर उन विधियों में कोई ऐसी विधि है जो मौलिक अधिकारों को कहीं ना कहीं कम करती है, वो स्वतः क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अगर कोई विधि ऐसी बनाई जाती है बच्चे, 13(2) में कहा गया है, जो संविधान लागू होने के बाद बनी है और मौलिक अधिकारों को कम करती है, तो वो भी क्या हो जाएगी बच्चे? समाप्त हो जाएगी, या वो भी हम कह सकते हैं उससे संरक्षण प्राप्त है। फिर 13(3) में बताया गया कि विधि किसको कहेंगे? विधि बच्चे बताएंगे। हाँ, 13(4) क्या कहता है? अनुच्छेद 368 के तहत बनी विधि 13(2) के तहत विधि नहीं मानी जाएगी। सर आर्टिकल 368 क्या कहता है? इसमें बहुत बड़ी और हम ये कह सकते हैं बच्चे विवाद रहा है इस बारे आर्टिकल को लेकर, 13 आर्टिकल को लेकर। उसका भी बच्चे 13(4) जब बाद में से जोड़ा गया तो इसमें बताया गया कि अनुच्छेद 368 किसे कहते हैं सर? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के तहत बनी विधि 13(2) के तहत विधि नहीं मानी जाएगी। आपको सर जो 13(2) में कहा ना, संविधान के निर्माण के बाद की जो विधि होगी उसे क्या नहीं मानेंगे? आप बताओगे सर 13(2) की विधि नहीं माना जाएगा, 13(2) का विधि नहीं माना जाएगा, यानी ये इसका क्या है बच्चे? अपवाद है, और इसे 24वां संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया। और मैं आपको अच्छे से बताऊंगा बच्चे कि क्या था आर्टिकल 368 और 13(4) में विवाद, इसे क्यों लाया गया? सॉरी 13(2) में विवाद था ये कि भाई आर्टिकल 13(2) क्या कहता है और 368 क्या कहता है। एक इसमें बताऊंगा आपको, पूरा केस समझाऊंगा, अगली जो क्लास होगी उसमें सारे केसों को समझाऊंगा कि 368 कैसे बना और 13(2) क्या है और ये क्या कहता है। बताइए क्लास आपको कैसी लगी? अभी केवल बेसिक जानकारी मैंने आपको बताई। अभी हमने 2 आर्टिकल पढ़े, केवल 12 पढ़ा है, 13 पढ़ा है, और हमने मौलिक अधिकार के बारे में विशेष जानकारी हमने समझी है कि भाई कैसा प्रश्न इससे पूछा जा सकता है, ये कैसे होते हैं। आप बताओगे सर सीमित होते हैं। आपसे पूछा गया स्थायी है अस्थायी है, आपको सर अस्थायी है। ये कैसे होते हैं बच्चे? अस्थायी होते हैं। इनकी प्रकृति कैसी है? आपको सर इनकी प्रकृति बताएं। ये नकारात्मक और सकारात्मक इनकी प्रकृति है। सर नकारात्मक का मतलब क्या होता है? जहां सरकार के हाथों को बांधा जाता है, जहां उसको मना करा जाता है।
आपसे पूछेगा सर सरकार या राज्य किसको बताया गया है। आपको सर राज्य की परिभाषा हमने देखी थी आर्टिकल 12 में कि वो ऐसी विधि नहीं बनाएगा। तो राज्य बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। कोई राष्ट्रीयकृत कंपनी हो सकती है जो सरकार से पैसे प्राप्त करें, वो हमारे बच्चे क्या हो सकती हैं, है ना, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आ सकती हैं, राज्य के अंतर्गत आ सकती हैं। तो आपको होगा सर ये कैसे होते हैं बच्चे, ये अस्थायी होते हैं, ये न्याय योग्य होते हैं, सुप्रीम कोर्ट इन्हें लागू करा कर देगा। 12 से 35 तक इसकी हम चर्चा करेंगे। एक एक आर्टिकल को बहुत जीरो से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अगर आपके पेपर में ये पूछे गए तो आप इन्हें आसानी से कर आ जाओ। बताइए यहां तक क्लियर है या नहीं है। आर्टिकल 12 क्या कहता है आपको सर, आर्टिकल 12 में तो बताया गया है राज्य की परिभाषा में। आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 कुछ कानूनों से इसकी सुरक्षा करता है, आर्टिकल 13 इसकी सुरक्षा करता है। 13 क्या कहता है, 13(2) क्या कहता है। तो आपसे पूछेगा 26 जनवरी 1900 पहले का कोई भी कानून समाप्त हो जाएगा, 1950 के बाद का कोई कानून क्या हो जाएगा बच्चे, समाप्त हो जाएगा। ये 1 और 2 में कहा गया है। तो विधि, अगर विधि बनती है तो विधि फिर बताया गया किसको विधि कहा गया है, तो वो 13(3) में, फिर 13(4) मैंने आपको बताया। ये 13(4) कब जोड़ा जाता है, 24वां संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया, ये आपको याद रखना है। 13(4) को कब जोड़ा गया, 24वां संविधान संशोधन 1971 में इसको जोड़ा गया है। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, आगे फिर धीरे धीरे इसकी क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर आर्टिकल 14 आपको समझाऊंगा, और सॉरी आर्टिकल 14, 15, 16 और 17 और 18 एक साथ आपको समझाऊंगा। फिर ऐसे ही बच्चे मतलब एक एक अधिकार को हम समझेंगे। बहुत बढ़िया क्लास होगी, अगर आप जुड़े रहे तो आपको प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे, आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।